जनवरी, आखिरकार वो तारीख निकल कर के आई है जिस दिन के लिए अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने तीसरा समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। जी हां, अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन ईडी ने जारी कर दिया है, जिसको करीब 4 से 5 दिन बीत चुके हैं। लेकिन अब सवाल फिर से वही है अरविंद केजरीवाल को लेकर कि क्या अरविंद केजरीवाल ईडी के इस समन पर पेश होंगे या पहले दोनों समनों की तरह केजरीवाल इस समन को भी नजरअंदाज करते हुए नजर आएंगे। इस पूरे पेशकश में आज इसी पर बात होगी, क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अक्षय अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। इस पेशकश में आज हमारे साथ हमारी सहयोगी नाजमीन है। नाजमीन से हम बात करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रुख अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर अब आगे अख्तियार कर सकती है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को 30 अक्टूबर को पहला समन जारी कर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए थे अपने पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला देते हुए। इसके साथ ही केजरीवाल ने ये बात भी कही थी कि ईडी ने मुझे जो समन भेजा है वो राजनीतिक दबाव में भेजा गया समन है और मेरे पहले से तय कुछ राजनीतिक कार्यक्रम ऐसे हैं जिनके चलते मैं ईडी के समन पर पेश नहीं हो सकता। इसके बाद लगातार ही ये सवाल उठ रहा था कि ईडी अगला समन अरविंद केजरीवाल के नाम का कब जारी करेगी और फिर तारीख आती है 18 दिसंबर, जब अरविंद केजरीवाल के नाम का दूसरा समन ईडी आखिरकार जारी कर देती है, जिसमें उन्हें 2 दिन बाद यानी 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल उस समन का भी जवाब नहीं देते और हवाला देते हुए कहते हैं कि मेरे पहले से तय विपश्यना के कार्यक्रम के चलते मैं ईडी के सामने पेश नहीं हो सकता था। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ईडी के दूसरे समन पर भी पेश नहीं होते, उसके बाद भी यह सवाल रहता है कि अब ईडी तीसरा समन जारी कब करेगी। लेकिन जैसे ही यह सवाल उठता है तुरंत इसका जवाब भी मिल जाता है और अरविंद केजरीवाल को ईडी तीसरा समन 4 दिनों के भीतर ही जारी कर देते, यानी 22 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन ईडी जारी कर देती है, जहां उन्हें 3 जनवरी को पूछताछ के लिए आखिरकार अब बुला लिया जाता है। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ रुख रहता है और क्या कुछ यहां पर नियम कहते हैं एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर के, क्योंकि ईडी का नियम कहता है कि अगर ईडी यहां किसी व्यक्ति को समन जारी करती है और तीसरे समन तक भी वो पेश नहीं होता तो उसके बाद ईडी कोर्ट के माध्यम से उक्त व्यक्ति के खिलाफ यहां के गैर जमानती वारंट जारी करा सकती है और फिर उसे सीधे तौर पर गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में तमाम सवाल केजरीवाल को लेकर उठ रहे हैं। तमाम सवालों पर बात नाजमीन से करेंगे। नाजमीन, सबसे पहला सवाल निकल करके यही आता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ईडी के पहले और दूसरे समन को नजरअंदाज किया, तो क्या वे तीसरे समन को भी नजरअंदाज करेंगे? देखिए, जहाँ तक लगता है कि जैसे कि आपने कहा कि पहले नोटिस जब जारी किया गया था तो अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही थी कि राजनीतिक प्रेरित है, यहाँ पर जानबूझकर मैं चुनाव प्रचार में ना उतर सकूं, इसलिए यहाँ पर समन जारी किया गया है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारों पर ईडी अधिकारी काम कर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर समन जारी किया जा रहा है। ये बोलकर अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश निकल जाते हैं और यहाँ पर देखा जाता है कि ईडी अधिकारी इंतजार करते हुए नजर आते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बड़ी बातें कही, यहां तक ये भी कह दिया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अब तय मानी जाएगी, जब 2 नवंबर को यहां पर ईडी के सामने पेश होना था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल बच जाते हैं। ईडी अधिकारी दूसरा नोटिस जारी की बात करती है, उसके बाद तीसरे नोटिस की बारी आती है। तो जहां तक मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस तीसरे नोटिस का जवाब भी नहीं देंगे और अगर जवाब दिया जाएगा तो उनके नेताओं की तरफ से दिया जाएगा या जवाब दिया भी जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से दिया जाएगा जो अब तक 2 समन जारी होने के दौरान दिया गया है। या फिर देखा जाए तो विपश्यना के लिए अरविंद केजरीवाल हैं तो वहाँ तो वैसे भी बातचीत वो किसी से करते हुए नजर नहीं आएंगे, उनकी जिम्मेदारी उनकी पार्टी के नेता उठाते हुए नजर आएंगे। तभी तो देखा जा रहा है यहाँ पर जितने भी मामले देखे गए हों, अभी दिल्ली में दवाई को लेकर भी कई बड़े मामले यहाँ पर देखे जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी सौरभ भारद्वाज, आतिशी यहाँ पर मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के वकील के जरिए या आम आदमी पार्टी के नेताओं के जरिए जवाब दिया जाएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बार भी ईडी के सामने पेश होते हुए नजर नहीं आएंगे। ये कहीं ना कहीं तय माना जा रहा है। निश्चित तौर पर यह तय माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के इस समन पर भी पेश नहीं होंगे, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर पेश होते हैं तो उनकी इस मामले में यहाँ पर मुसीबतें बढ़ सकती है। क्योंकि जिस तरह से देखा गया था यहाँ पर कि ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल पेश हो जाते हैं तो यहाँ पर ईडी अब उन्हें इस मामले में आरोपी बना सकती है और उन्हें यहाँ पर शक की निगाहों से और भी ज्यादा गहराई से देख सकती है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार और ज्यादा नीचे तक लटक जाएगी। जिस
तरह से यहाँ देखा गया था कि 4 अक्टूबर को संजय सिंह को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसमें गौर करने वाली बात ये रही थी कि 4 अक्टूबर की सुबह ही संजय सिंह के आवास पर ईडी के तमाम अधिकारी छापामारी करते हैं और उसके बाद उसी शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर पूछताछ के लिए पेश हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर गौर करने वाली चीज ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के तीसरे समन पर जो अपनी प्रतिक्रिया दी है उसमें उनका कहना है कि मैं ये नहीं जानता कि ईडी मुझे किस तरह से बुला रही है, आखिर ईडी मुझे शक की निगाह से देख रही है, क्या मुझसे केवल यहाँ पर जवाबदेही चाहती है ईडी, क्या मुझे यहाँ पर गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है। तो नाज़रीन, जिस तरह से ये यहाँ पर एक कारण अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिया जा रहा है, क्या वाकई में ये एक वाजिब कारण लगता है या केवल यहाँ पर एक बहाना नजर आ रहा है केजरीवाल के द्वारा? नहीं, ये बिल्कुल बात यहाँ पर साबित होती है कि आखिरकार ईडी अधिकारी उन्हें गवाह के तौर पर बुला रहे हैं या एक आरोपी के तौर पर बुला रहे हैं, ये बात भी यहाँ पर साफ कर देनी चाहिए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर ये भी कहा जा रहा है, जैसे कि आपने अभी भी कहा कि अगर ईडी अधिकारियों के सामने पेश हो जाते हैं तो तमाम सवाल जवाब तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये मान लीजिए कि उन सवाल जवाब के खत्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जैसे कि संजय सिंह के मामले में देख लीजिए, मनीष सिसोदिया के मामले में देख लीजिए, उनके घर पर जाते हैं, यहाँ पर छापेमारी की जाती है, घंटों की पूछताछ होती है और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ एक ही बात निकल कर आती है कि हम इन नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं और तिहाड़ जेल में इनका लंबा सफर यहाँ पर शुरू हो जाता है। मनीष सिसोदिया को 8 महीने से ऊपर का समय हो जाता है और संजय सिंह को लेकर भी देखा जाए तो यहाँ पर अब लगातार सुनवाई तो कोर्ट में हो रही है लेकिन राहत नहीं मिल रही है। अंतरिम जमानत के बाद कोर्ट की तरफ से की जाती है लेकिन जमानत फिर भी नहीं दी जाती है। तो ये बड़े सवाल अरविंद केजरीवाल को लेकर भी उठ रहे हैं कि अगर यहाँ पर पेश होते हैं तो वाकई यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मान ली जाएगी। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर आप कहते हैं कि सरकारी गवाह उनके पास बहुत हैं। दिनेश अरोड़ा का जिक्र करें तो वो तो सबसे बड़े गवाह के रूप में देखे जाते हैं। वो दिनेश अरोड़ा जो खुद इस शराब घोटाले में पाए गए थे और जिसके बाद ये देखा गया था कि कई ऐसे निजी कारोबारियों को यहाँ पर संजय सिंह से मिलाया दिनेश अरोड़ा ने, मनीष सिसोदिया से फिर मुलाकात करवाई। लेकिन वही दिनेश अरोड़ा जब जेल से बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पर उनको सरकारी गवाह बना दिया जाता है। यहाँ पर वो भी ये सोचते हैं कि चलिए अगर मैं सरकारी गवाह बन गया हूँ तो मैं बच ही जाऊंगा, अब मेरे ऊपर कोई भी एक्शन होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ऐसे में सरकारी गवाह बनते हुए यहाँ पर करोड़ों के इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए जाते हैं कि वाकई यहाँ पर पैसे दिए गए हैं, रिश्वत दी गई है और इस रिश्वत का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी जेब भरने के लिए ही किया है। तो ऐसे में ये कहा जाए तो सरकारी गवाह अगर आपके पास मौजूद है तो अरविंद केजरीवाल की बात करें तो यहाँ पर सीबीआई ने भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। 9 घंटे यहाँ पर पूछताछ, 100 सवालों का जवाब उन्होंने दिया, लेकिन बाहर आके अरविंद केजरीवाल ने यही कहा कि सवालों का मतलब कुछ भी नहीं नजर आता है। सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर वाकई अगर वो जानते हैं कि अगर मैंने कुछ गुनाह किया है तो यहाँ पर वो गिरफ्तार भी कर सकते हैं, सबूत दिखाने की बात यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे। और यही बात अब ईडी अधिकारियों के समक्ष भी देखी जाएगी। अगर आपको लगता है कि वो आरोपी के रूप में आप उन्हें बुला रहे हैं तो पहले यहाँ पर आप सबूत दिखाइए, पहले आप यहाँ पर एक तरीके से जांच कीजिए कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। संजय सिंह के मामले में, मनीष सिसोदिया के मामले में जैसे किया, ऐसे अगर होता है तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मानी जाएगी पूछताछ के बाद। इसलिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर स्पष्ट हो जाए कि अगर गवाह के रूप में बुला रहे हैं तो पूछताछ होगी और पूछताछ में तमाम सवाल मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सरकारी गवाह माफ कीजिएगा यहाँ पर गवाहों के रूप में देखते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आरोपी के रूप में बुला रहे हैं तो आप उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर तय मान सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि ईडी अधिकारी भी खुलकर यहाँ पर बोले और अरविंद केजरीवाल भी जरूर ईडी के सामने पेश हों। बिल्कुल, यहाँ पर चीज़ निकल कर के यही सामने आती है कि अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर सीधे तौर पर ईडी के सामने पेश हो और ईडी को भी अरविंद केजरीवाल के सामने ये पेश कर देना चाहिए, ये साफ कर देना चाहिए कि उन्हें यहाँ पर मुख्य आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या मात्र एक गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से पूरी छानबीन, पूरी यहाँ पर जाँच इस मामले की ईडी कर रही है उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में यहाँ ईडी को ही खड़ी कर रही है। जिस तरह से यहाँ पर हमारी सहयोगी नाज़मीन ने जिक्र किया कि जो मुख्य गवाह यहाँ ईडी के द्वारा बनाया गया है दिनेश अरोड़ा, वही दिनेश अरोड़ा मुख्य आरोपी इस मामले में अब तक था। लेकिन कुछ ही वक्त गिरफ्तारी के बाद जब उसे गिरफ्तारी यहाँ पर ईडी ने उसकी की तो उसके कुछ ही वक्त बाद यहाँ पर दिनेश अरोड़ा यहाँ पर सरकारी गवाह बनता नजर आता है, जिस पर सवाल उठते हैं कि जिसे आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया था आखिर उसके बयान को इतना यहाँ पर महत्व कैसे दिया जा सकता है कि केवल उसी के बयान पर पार्टी के दिग्गज नेता, सरकार में भी यहाँ पर बड़ी यहाँ पर कहीं ना कहीं भूमिका
रखते हैं संजय सिंह, उन्हें सीधे तौर पर ईडी गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन यहाँ पर और भी कई सवाल हैं और एक छोटा सा और आखिरी सवाल नाज़मीन मैं आपसे ये लेना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर अगर ईडी गिरफ्तार कर भी लेती है, तमाम यहाँ पर नियम और कानूनों से परे जाकर के ईडी अगर गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को कर भी लेती है और मान लीजिए कि केजरीवाल सरकार नहीं चलाएंगे दिल्ली की, तो दिल्ली की सरकार यहाँ पर कौन चला सकता है? देखिए, यहाँ पर कई ऐसे दिग्गज नेता भी मौजूद हैं जो अरविंद केजरीवाल के बाद यहाँ पर जिम्मेदारियों को संभाल सकते हैं और जिम्मेदारियाँ कहीं ना कहीं संभाल भी रहे हैं। यहाँ पर जब चर्चाओं का दौर चला था तो उनकी पत्नी का नाम भी सामने आया था, लेकिन जब वो राजनीति से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखती हैं तो ऐसे में उनकी पत्नी का नाम तो यहाँ पर नहीं कहा जा सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल की बात देखा जाए तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह नजर आते हैं, लेकिन वो खुद जेल में हैं, तो ऐसे में आप आतिशी का नाम भी देख सकते हैं, सौरभ भारद्वाज भी हैं, राघव चड्ढा भी हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अगर अपने बाद किसी को जिम्मेदारियां सौंपते हुए नजर आएंगे, वो कहीं ना कहीं राघव चड्ढा ही होंगे, क्योंकि वो भी बेबाक तरीके से राज्यसभा में बोलते हुए नजर आए। कई बार यहाँ पर देखा गया है कि उनकी इस बेबाक तरीके की वजह से उन्हें सस्पेंड भी किया गया। अब यहाँ पर देखना होगा कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो बात तो ये भी आ रही थी कि सरकार जेल से चलेगी। जेल से सरकार चलना आप यहाँ पर सिर्फ बातों में कह सकते हैं, जब हकीकत में आएंगे तो यहाँ पर मुश्किल ही नजर आएगा, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर दोषी साबित हो जाएंगे तब सरकार जेल से ही क्या वैसे भी नहीं चला पाएंगे। तो अब यही बातें आती हैं कि अरविंद केजरीवाल के बाद सत्ता किसके हाथों में आ सकती है। तो कई चेहरों का जिक्र किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं राघव चड्ढा का नाम सबसे ऊपर देखा जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर राघव चड्ढा का नाम सबसे ऊपर देखा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल की इस मामले में गिरफ्तारी हो जाती है तो दिल्ली की यहाँ जिम्मेदारी बतौर मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा संभालते हुए नजर आ सकते हैं। बहरहाल अब देखना है कि विपक्षी सेना का जो यहाँ पर कार्यक्रम अरविंद केजरीवाल का है वो जब यहाँ पर जल्द ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल ईडी के तीसरे समन पर पेश होती हैं या नहीं। और ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के समन का जवाब देते हुए पेश हो जाते हैं तो उसके बाद ईडी की अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कुछ कार्रवाई और क्या कुछ रुख ईडी का रहता है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज़।